बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 एसी सर्किट्स है हमारे पास। और एसी मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन्स की दो क्लासिफिकेशन हम डिटेल से नेक्स्ट इससे आगे जो है हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। एसी भी है और डीसी भी है मशीन्स के अंदर। तो डीसी सेक्शन के अंदर हमारे पास डीसी मोटर्स आते हैं और डीसी जनरेटर्स आते हैं। स्मॉल साइज, लार्ज साइज, एप्लीकेशन वाइज डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एसी के अंदर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है मशीन्स के अंदर सिंक्रोनस और दूसरी क्लासिफिकेशन है एसिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस को हम इंडक्शन भी कहते हैं। सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस या इंडक्शन। तो इंडक्शन के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है, 3 फेज और सिंगल फेज। 3 फेज के अंदर मोटर भी, 3 फेज के अंदर जनरेटर भी बन सकता है, ठीक है। और सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर एक्शन, ठीक है जी। ये सिंगल फेज मोटर एक्शन की क्लासिफिकेशन हो जाएगी एसी के अंदर। तो मोटर एक्शन के अंदर भी हमारे पास दो स्मॉल कैटेगरीज हैं। एक वो जो वेरी स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। जो कौन कौन सी? दे आर यूज्ड इन क्लॉक्स, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स, फैंस, ब्लोअर्स, पंप्स, वॉशिंग मशीन्स, मशीन टूल्स एंड दे रेंज फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ हॉर्स पावर टू 15 हॉर्स पावर तक इनकी मैक्सिमम रेंज होती है। इसका साइज जरा बड़ा किया जाए, पावर रेटिंग बड़ी की जाए, तो लार्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर स्प्लिट फेज मशीन्स। इसको एक फिनोमिना से स्प्लिट फेज बनाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। दे हैव 2 सेपरेट वाइंडिंग्स, ये अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये लार्ज साइज सिंगल फेज मशीन्स होते हैं, ठीक है। हम जो है अभी एक फिनोमिना पढ़ेंगे जिसके जरिए हम लार्ज साइज या लार्ज पावर रेटिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रेटिंग है इसकी 15 हॉर्स पावर है, जो स्मॉल, जिसमें फेज स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली सप्लाई आप ऑन करते हैं और आपके पास एप्लीकेशन रन हो जाती है। हॉर्स पावर से लेकर फ्रैक्शन ऑफ हॉर्स पावर से 15 हॉर्स पावर तक। घर के अंदर डिस्कस करें तो हमारे पास जिस तरह आप कह सकते हैं कि जो पानी निकालने के लिए डंकी मोटर्स होती हैं, ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। जो पंखे चलते हैं ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। अच्छा, फिर वॉशिंग मशीन जो होती है ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। अब लार्ज साइज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसके लिए हमारे पास थ्योरी है। वो थ्योरी हम डिस्कस करते हैं जिसके जरिए जो है वो मोटर का फिनोमेना रन होता है। उस थ्योरी को हम कहते हैं क्वाड्रेचर फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्वाड्रेचर फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी का दूसरा नाम है डबल फेज रिवॉल्विंग थ्योरी या डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, दोनों नाम है। इसका एक और तीसरा नाम भी है, क्वाड्रेचर फील्ड थ्योरी एंड डबल फेज रिवॉल्विंग थ्योरी। और इसको हम देखते हैं क्वाड्रेचर फील्ड थ्योरी को, यहां से समझाता हूं विद रिस्पेक्ट टू द फिगर, बात आसान हो जाएगी। ये हमारे पास फिगर है 6.2, ठीक है जी। हम यहां पर इसको डिस्कस करते हैं एक साइड ए फिगर, पार्ट ए पार्ट बी को। हम ये डिस्कस करते हैं कि लार्ज साइज जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सिंगल फेज पे चल नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं कि सिंगल फेज को स्प्लिट करते हैं आगे 2 फेजेस में, ठीक है। 2 फेजेस में स्प्लिट करने से फायदा क्या होता है कि उनके आपस में दरमियान में फेज डिफरेंस बनता है। उस फेज डिफरेंस से मैग्नेटिक मोटिव फोर्सेस लगती हैं, फोर्सेस से टॉर्क लगती हैं, टॉर्क से मोशन होता है और इतनी पावर सप्लाई हो जाती है, सप्लाई भी होती है और इतनी उसको रनिंग पावर मिल जाती है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के थ्रू, जिसके थ्रू वो अपनी एप्लीकेशन को वो रन करता है। अदरवाइज अगर ये लार्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो और हम आपको सिंगल फेज सप्लाई दें विदाउट एनी स्प्लिटिंग, विदाउट एनी कन्वर्जन टू 2 फेजेस, तो क्या नुकसान होगा? आप ऑन तो करेंगे, हीटिंग पैदा होगी, लेकिन मशीन विल बी अनएबल टू रन, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पढ़ते हैं। ये डबल फील्ड का मतलब हुआ 2 फील्ड्स,
क्वाड्रेचर फील्ड का मतलब क्वाड्रेचर एक्सेस के लिहाज से एक नाम दिया हुआ है क्वाड्रेचर फील्ड थ्योरी। ये एक और इसका को तीसरा नाम भी मैंने कहा कि एंड्रयू ब्लॉन्डल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, एंड्रयू ब्लॉन्डल ने, तो इसको एंड्रयू ब्लॉन्डल थ्योरी भी कह सकते हैं आप, एंड्रयू ब्लॉन्डल थ्योरी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास एक जब हम फेज स्प्लिटिंग कैसे करते हैं वो जरा सा इससे आगे आएगा, यहां पर हम इस थ्योरी को डिस्कस करके फिनोमेना को समझते हैं। हमारे पास एक एक्सेस है डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, और एक एक्सेस है हमारे पास क्वाड्रेचर एक्सेस। ये कैसे बना? जब हम सिंगल फेज सप्लाई को कन्वर्ट करेंगे दो फेजेस में, तो जब दो फेजेस में कन्वर्ट करेंगे तो एक फेज होगी डायरेक्ट एक्सेस के अलोंग, जिसको यहां पे लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सेस, और एक फेज होगी अलोंग क्वाड्रेचर एक्सेस। क्या होगी? क्वाड्रेचर एक्सेस अलोंग। तो चूंकि ये क्वाड्रेचर एक्सेस के अलोंग होती है, इस वजह से क्वाड्रेचर फील्ड थ्योरी कहा गया है। तो दो फेजेस हैं, एक डायरेक्ट एक्सेस, एक क्वाड्रेचर एक्सेस। जो डायरेक्ट एक्सिस के अक्रॉस जो फील्ड होगी, डायरेक्ट एक्सिस के अक्रॉस जो फील्ड होगी, उसे हम डिनोट करेंगे फाई डी से, फ्लक्स फॉर डायरेक्ट एक्सिस। और जो क्वाड्रेचर एक्सिस के अलोंग होगी उसे हम डिनोट करेंगे फाई क्यू से, फाई क्यू फॉर दी क्वाड्रेचर फील्ड, ठीक हो गया। डायरेक्ट समझाने के लिए अभी ज्यादा हम डिटेल के अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पहले वोल्टेज, चूंकि वोल्टेज हमारे पास ईएमएफ जो है हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रही है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो पहले ईएमएफ प्रोड्यूस होगी डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग। करंट क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो करंट ईएमएफ के बाद प्रोड्यूस होगा। पहले ये इस फील्ड के क्रॉस डायरेक्ट एक्सिस के क्रॉस फील्ड होगी और करंट जो है वो क्वाड्रेचर एक्सिस के क्रॉस पैदा होगा, ठीक है जी। इसके अलावा उसकी ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि ये सिंगल फेजेस है, इंडक्शन मोटर है, तो ये इंडक्टर सर्किट से बनाते हैं। द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक हो गया। अब ये हमने बात लिखी है, अब हम डिस्कस करते हैं डायग्राम बी, ठीक है, कि ये जो मोशन होता है, दो फील्ड्स पैदा होती हैं, इनकी वजह से जो मोशन होता है, जो फेज डिफरेंसेस आते हैं, उसकी वजह से क्या इनका नेट इफेक्ट और नेट रिजल्टेंट किधर बनता है, और मोशन कैसे होती है, ठीक है। अब जो सबसे पहले जो फील्ड पैदा होती है दैट इज डायरेक्ट एक्सिस फील्ड। सो डायरेक्ट एक्सिस फील्ड इज डिनोटेड बाय दिस ओरिएंटेशन, ठीक है जी। मैथमेटिकल में ये कोसाइन बन रहा है, जरा गौर से देखें आप, कोसाइन बन रहा है। और अगर मैं क्वाड्रेचर एक्सिस फील्ड इसके बाद पैदा हो रही है तो वो साइनोसाइडल उसका बिहेवियर है। क्या मतलब हुआ? फाई डी 90 डिग्री लीड कर रही है, पहले पैदा होगी, उसके बाद जो फील्ड पैदा होगी वो फाई क्यू होगी, तो फाई डी इज लीडिंग फाई क्यू बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री के। देख लें, फाई डी इज इक्वल टू फाई एम मैक्सिमम वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस लीड, ठीक है। और लैग 0 डिग्री का है, पीछे से 90 डिग्री का लैग हो रहा है, तो क्या होगा? ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री लिखें तो भी ठीक है, सिंपल ओमेगा टी। फाई क्यू इज इक्वल टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है जी। अब ये आपके पास जो है हमारे पास ये दो वेव्स आई हैं, ये देख लें आप, फाई डी और फाई क्यू, ठीक है जी। इन वेव्स को हमने एनालाइज करने के लिए आप देखें कि फाई डी और फाई क्यू इनकी जो मैक्सिमम वैल्यूज है दे आर सेम। सो फाई एम मैक्सिमम वैल्यूज है फाई एम, मॉड ले लेंगे, लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। एंड अलोंग एक्स एक्सिस दे हैव बीन सेपरेटेड बाय फेज एंगल सेगमेंट्स में, डिग्रीज में, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या चेंज आएगी, 135 पे, 180 पे, फिर इसी तरह 270 पे, 360, पूरी 0 to 360 डिग्री की ओरिएंटेशन है। अब आप यहाँ पे ओमेगा टी 0 पुट करें, एक की दोनों के अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, फिर ओमेगा टी यहाँ पे 90 पुट करें, इधर में 90 पुट करें, दो वैल्यूज और आ जाएंगी। तो ये दो वैल्यूज मुख्तलिफ आ रही हैं, यही तो चाहिए था कि दो फेजेस पैदा हो जाएं, उनके दो ओरिएंटेशंस आए, उनकी वजह से नेट रिजल्टेंट पैदा हो, टॉर्क पैदा हो, मूवमेंट सिंगल फेज लार्ज साइज इंडक्शन मोटर की आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 डिग्री पे देखें जरा सा, व्हाट हैपेंस 0 डिग्री पे, व्हाट इज द वैल्यू फाई क्यू देखें तो 0 ही है, यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या है, 0। And what is the value of phi d at 0? So 0 पे phi d जो पहले पैदा होता है that is maximum। कैसे प्रूव करेंगे यार, समझ नहीं आई। मिसाल के तौर पे कोई कहे तो 0 पुट कर लें, यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, तो 0 पुट करेंगे, 0 plus 90 is 90, साइन ऑफ 90 is maximum, so phi d is equal to phi m mod मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम पे चला गया, यहाँ पे साइन ऑफ 0 पुट करेंगे, साइन 0 0, तो phi q 0, तो 0 पे ये 0 है, ये देख लें।
जीरो पे ये जीरो है, ये क्या 90। आगे 45 डिग्री पुट करेंगे, 45 डिग्री में मजे की बात है 135 बन जाएगा। 135 यहां पे बनेगा, यहां पे 45 बनेगा। तो साइन ऑफ 135 हो या 45 हो, तो 45 इज 135 एंड 45 साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 135 बराबर बराबर ही है। तो इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा। इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट भी पड़ रहा है और इसका इफेक्ट भी पड़ रहा है। ये देख लें 45 डिग्री पे फाई क्यू बढ़ रही है, ठीक है जी, ऊपर जा रही है, फाई डी नीचे डिक्रीज हो रही है वेव के अंदर। यहां पर आके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है जी। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 45 डिग्री पे आया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों का इफेक्ट काउंट होगा। पहले एक का इफेक्ट काउंट हो रहा था, वो कौन सा था? वो 5D काउंट हो रहा था, 5Q जीरो पे जीरो ही था। 45 डिग्री पे 5D भी काउंट हो रहा है, 5Q भी हो रहा है, ठीक हो गया। यही बात जो दो केसेस हैं बी डायग्राम में, इसको सिंपल करके सी डायग्राम में पेश किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रोटर है जिसपे नेट रिजल्टेंट फोर्स लगती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए। फॉर एग्जांपल उसको सर्कुलर हमने शो किया हुआ है। समझे कि ये आपके पास दो पोल्स हैं स्टेटर के। अभी हम आपको डिटेल में अगले में लेक्चर में लेक्चर्स में बताएंगे स्टेटर रोटर और ये सारी चीजें डिटेल के साथ। फिलहाल जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। 0 डिग्री पे देखेंगे, हमने 0 डिग्री डिस्कस किया था, 5D सिर्फ इन्वॉल्व है, 5Q की वैल्यू साइन 0 पे 0 ही होती है। तो 5Q है ही नहीं है, 5Q तो है ही नहीं है, तो 5D है। तो 5D की वजह से ही पैदा हो रही है। इसका मतलब है सारा का सारा जो फोर्स है और सारी की सारी जो ओरिएंटेशन है वो मैक्सिमम जो है 5D की तरफ है। देख लें आप, एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है, 5D की तरफ बना हुआ है, ठीक है जी। इधर 5Q जो हम 90 डिग्री की ओरिएंटेशन से अगर लें दूसरे एक्सिस पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है। खाली एक लाइन भी लगा लें तो भी ठीक है। अब दूसरा केस 45 डिग्री का डिस्कस किया था। 45 पे ये 135 बनेगा, ये 45 बनेगा, दोनों की वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब है 5D का भी काम चल रहा है, 5Q भी इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो 5D और 5Q के दरमियान लगेगी, क्योंकि इसमें इसके भी इफेक्ट काउंट हो रहा है। 0.707 है कि पता नहीं कौन सी वैल्यू उसकी देख लें, आ जाती है। इसका भी इफेक्ट काउंट होता है और 5D का भी और 5Q का भी। तो लिहाजा जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, सेंटर के अंदर लगेगी। फिर आगे 90 पे जाए, 90 पे जाएंगे तो 5D 0 हो गया, ये देखें 5D क्या हो गया 0। अब 5Q क्या हो गया मैक्सिमम, उल्टा हो गया। अब 5D 0 हो गया, तो यहां पे देखें 5D का इफेक्ट ही नहीं है सी में, इधर देखें 0 ही है। 5Q पे सारी वैल्यू आ रही है तो 5Q पे हो जाएगा। इसी तरह फिर आगे 135 पे करेंगे, 180 पे करते 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 आपके पास 360 डिग्री आगे चलेगा। तो अब पूरी डायग्राम्स आपके पास बनाई है मोशन के लिहाज से, आप समझाया गया है पूरा जिस तरह आप समझे कि यह पूरा कंपस एक्शन बनाया गया है, मोटर एक्शन, और पूरा आपको बता रहे हैं कि मोशन किस तरफ हो रहा है। अब ये देखें यहां से था, फिर ये फॉर एग्जाम्पल दिस 12 o'clock, दिस इज 1 o'clock, दिस इज 3 o'clock, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4 और 5 o'clock, इस तरह। तो इसका मतलब काउंटर क्लॉकवाइज एक्शन शो हो रहा है, ये देख लें आप, काउंटर क्लॉकवाइज एक्शन आपके पास मूवमेंट हो रही है इसकी। ये मूवमेंट डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी की वजह से हुई है। और अगर मशीन की एप्लीकेशन स्मॉल साइज के लिए है तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका स्प्लिटिंग, फेज स्प्लिटिंग कैसे होती है, इंडक्शन मोटर एक्शन की फेज स्प्लिटिंग कैसे होती है। हम इसको अब डिस्कस करेंगे कि फेज स्प्लिटर सर्किट। थोड़ा सा यहां से पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। द मेन वाइंडिंग सप्लाईज फॉर द डायरेक्ट एक्सिस, जिसे कहेंगे डायरेक्ट एक्सिस फील्ड 5D, एंड एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। दूसरी वाइंडिंग कौन सी होगी जो हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वाइंडिंग, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि स्टेटर में हम पहले जो स्मॉल साइज मशीन्स थी, एप्लीकेशंस थी, उसमें हम वाइंडिंग्स जो इस्तेमाल करते थे स्टेटर के अंदर, वो एक ही वाइंडिंग थी। अब फेज स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है, तो फेज स्प्लिटिंग के लिए हम दो वाइंडिंग इस्तेमाल करेंगे। एक को दो में स्प्लिट करेंगे, आप ये समझ लें, या आप ये समझ लें कि दो वाइंडिंग इस्तेमाल होंगी स्टेटर के अंदर, जो स्टेशनरी पार्ट है मशीन का। कौन कौन सी? एक वाइंडिंग जो फील्ड पैदा करेगी वो होगी डायरेक्ट एक्सिस फील्ड, जिस वाइंडिंग को कहेंगे मेन वाइंडिंग, जो वही है, ये भी कह सकते हैं उसे, जो वही है, पुरानी है, जो एक इस्तेमाल होती है, मेन वाइंडिंग डायरेक्ट एक्सिस फील्ड होगी। और दूसरी जो क्वाड्रेचर एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड होगी,
जिसे हम एक्स्ट्रा वाइंडिंग भी कहते हैं, लगाएंगे ताकि मोटर एक्शन पैदा हो, उस एक्स्ट्रा वाइंडिंग को कहेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग। एक्स्ट्रा वाइंडिंग को क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसका दूसरा नाम होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग, वाइंडिंग स्टार्ट करने के लिए वाइंडिंग को इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये भी 90 डिग्री पे डिस्प्लेस होती है डायरेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग, और इसे कहते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस φQ। ठीक है जी, the auxiliary winding is also called starting winding. The phase splitter is connected in series with the auxiliary winding and causes the current in the auxiliary winding to be out of phase with the current in the main winding. तो phase splitting में एंगल प्रोवाइड करता है, और उस एंगल की वजह से हमारे पास नेट रिजल्टेंट बनता है, रोटेशन होती है और ये इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे आगे इसकी किस किस्म की ये फेज स्प्लिटिंग होती है, टाइप्स ऑफ फेज स्प्लिटिंग आगे डिस्कस करेंगे। लॉक्ड रोटर टॉर्क, लॉक्ड रोटर टॉर्क थोड़ा सा बता देते हैं। ये वो जो टॉर्क जिसका मैंने डिस्कस किया था, दैट इज अ लॉक्ड रोटर टॉर्क। ठीक है जी, लॉक्ड रोटर टॉर्क जिसकी वजह से मोशन जो है स्टार्ट होता है। ठीक है जी, मोशन स्टार्ट होता है और इंडक्शन मशीन और नो लोड में सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है दोनों फील्ड्स की आपस में। वो आगे हम एसी में आपको सिंक्रोनस में तफसीलन जो है वो बताएंगे। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। द लॉक्ड रोटर टॉर्क ऑफ द स्प्लिट फेज मशीन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉक्ड रोटर करंट्स। जब आपके पास फेज स्प्लिटिंग सर्किट हुआ तो दो करंट्स पैदा हुए। ठीक है जी, एक मेन वाइंडिंग का IMW, एक ऑक्सिलरी का IAW कहते हैं उसको, IAW। ठीक हो गया, ये दो करंट्स पैदा हुए। मशीन का अपना कांस्टेंट भी है, ठीक है जी, उसको कंसिडर करते हैं। और द एंगल डिफरेंस बिटवीन द टू करंट्स, दो करंट्स या दो फील्ड्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा, दैट इज साइन ऑफ अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल ऑफ द करंट विद द मेन वाइंडिंग माइनस द एंगल ऑफ द करंट विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो इसकी वजह से हमारे पास टॉर्क पैदा होती है, और ये टॉर्क क्या करती है? हमारे पास रोटेशन करवाती है। ठीक है जी, तो ये रोटेशन करवाती है और इसकी वजह से फील्ड्स पैदा होती हैं, और रोटर की फील्ड और स्टेटर की फील्ड आपस में सिंक्रोनाइज हो जाती हैं और लॉक हो जाती हैं। तो लॉक्ड रोटर टॉर्क वो टॉर्क है जो पैदा करके इनको सिंक्रोनाइजेशन में ले जाता है। मजीद डिटेल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के अंदर आएगी। अब ये सर्किट हमने आपको समझाना है। ये देखें आप, हमारे पास जो है वो मोटर है और हमारे पास ये स्टेटर है, ये बाहर पूरा का पूरा स्टेटर के पोल्स हैं। ठीक है, समझ लें, अभी डिटेल से हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन चलो यहाँ से ओवरव्यू दे देता हूँ। नॉर्थ साउथ, चलो 4 पोल्स हो गए। रोटर है इसके अंदर। ठीक है जी, रोटर के अपने पोल्स होंगे 4, नॉर्थ साउथ। ठीक हो गया। ये डॉट जो नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली स्लॉट्स। यहाँ से कंडक्टर्स लेते हैं, उनसे पोल्स बनते हैं, ये पूरा का पूरा सर्किट होता है, फिर इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, अब चूंकि मेन वाइंडिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि देयर आर 2 वाइंडिंग्स फॉर लार्ज साइज इंडक्शन मशीन्स, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन्स। वन इज द मेन वाइंडिंग। ठीक है, ये मेन वाइंडिंग मेन सप्लाई को देख रहे हैं, ये मेन सप्लाई को जा रही है, मेन वाइंडिंग है ये। ठीक है जी, एक वाइंडिंग पोल्स पे ये की है। दूसरी वाइंडिंग कौन सी है जो पोल्स पे की है? वो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्या है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये एक्स्ट्रा वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये किधर कनेक्टेड है? ये पोल्स के साथ कनेक्ट होकर फेज स्प्लिटर के साथ जाती है। क्या जाती है? फेज स्प्लिटर के साथ। तो एक वाइंडिंग डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट हो गई, और एक वाइंडिंग आगे जाके फेज स्प्लिटर के थ्रू ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कनेक्ट हो गई। इसका मतलब है करंट जब पैदा होंगे तो एक मेन वाइंडिंग में करंट पैदा होगा, और एक करंट जो पैदा होगा वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में होगा। ये डायरेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये क्वाड्रेचर एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ठीक है जी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसके क्लास होगा। दोनों में फेज डिफरेंस आएगा, उनसे फोर्सेस लगेंगी, वो अफेक्ट करेंगी इस रोटर पे, रोटर मोशन करेगा, फिर रोटर के अंदर फील्ड पैदा होगी, ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज और लॉक हो जाएंगे। ये मुख्तसर इसकी वो शॉर्ट समरी है। एंड दिस इज अ फेज स्प्लिटर सर्किट है। इस बगैर नहीं होता। अगर इसके बगैर आप ये वाइंडिंग लगा भी लें और फेज स्प्लिटर ना लगाएं तो वो डिफरेंस नहीं आएगा। फेजेस को स्प्लिट करने का या डिफरेंस पैदा करने का डिफरेंस नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, रेजिस्टिव बेस्ड भी होता है, कैपेसिटिव बेस्ड भी होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये डायरेक्ट सप्लाई को लगेगा। इसको मजीद आसान करने के लिए ये देख लें आप कि एक मेन वाइंडिंग हो गई, उसकी रेजिस्टेंस है RMW, उसकी रिएक्टेंस है XMW। देख लें, ये मेन वाइंडिंग डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है सप्लाई को, ये भी देख लें आप, मेन वाइंडिंग डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट हो रही है। दूसरी है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उसकी रेजिस्टेंस है RAW, उसकी रिएक्टेंस है XMW, और वो किससे कनेक्टेड आगे? फेज स्प्लिटर के साथ।
फिर किसके साथ कनेक्टेड है, फिर सिंगल फेज के साथ। इसका मतलब सिंगल फेज के साथ मेन फेज स्प्लिटर और ऑक्सिलरी भी लगा हुआ है और सिंगल फेज के साथ मेन वाइंडिंग भी कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर कोई भी फेज स्प्लिटर नहीं है, फेज स्प्लिटर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी के साथ है। जब करंट पैदा होंगे तो एक मेन से गुजरेगा जो नॉर्मल होगा और एक गुजरेगा ऑक्सिलरी से जो कि फेज स्प्लिटर से पास होकर गुजरेगा। तो इसकी वजह से डिफरेंस दोनों के अंदर पैदा होगा, दोनों के अंदर डिफरेंस पैदा होगा, जिससे रोटेशन होगी और रिजल्टेंट पैदा होगा और मूवमेंट होगी। ये शॉर्ट इसकी कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सर नहीं कराते हम, यहाँ पे सिर्फ आपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, बस इसको जरा सा विद रेस्पेक्ट टू आपने उससे करना है प्रॉब्लम्स, सॉरी कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को। अच्छा, इसकी छोटी छोटी एनालिसिस है और इस किस्म के इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, और ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, फिर छोड़ा हुआ होता है तो नहीं आते आंसर हम एग्जाम में। अब हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटर के लिहाज से जो पहला केस है वो है रेजिस्टिव स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर, यानी कि फेज स्प्लिटिंग सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के थ्रू जो हो रही है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के थ्रू जो होगी उसे कहेंगे रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर। ठीक हो जी। ये क्या करता है जरा तवज्जो के साथ सुनेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे लाता है, द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज वाउंड विद स्मॉलर डायामीटर, ठीक है, स्मॉलर डायामीटर वायर, एरिया कम कर देता है, डाया कम होगा तो एरिया के साथ फर्क आएगा, याद रखिएगा। ठीक है जी। रिएक्टेंस के अंदर चेंज आएगी, देन द मेन वाइंडिंग, डायमीटर में डिफरेंस है दोनों का डिजाइन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉजिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है जी, टू हैव हायर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस, R/X रेशियो, ठीक है जी, R/X ऑफ द ऑक्सिलरी R/X ऑफ द ऑक्सिलरी इज ग्रेटर देन R/X ऑफ द मेन वाइंडिंग। तो एक में R/X रेशियो बड़ा है, दूसरे में R/X रेशियो छोटा है, तो X की वजह से क्या होगा, रिएक्टेंस की वजह से फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है और X की वजह से फील्ड का डिफरेंस आता है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से आएगी। ठीक हो गया। यहां पे ये डिस्कस कर लिए ये मेन इसकी वजह से क्यों फेज डिफरेंस आता है। ठीक है जी। इसका जो फेज डिफरेंस आता है दोनों फील्ड्स का वो 25 डिग्री टू 35 डिग्री तक आता है, 25 डिग्री टू 35 डिग्री। आगे थ्योरी बताइए वो हम डायग्राम से देख के अंडरस्टैंड करेंगे। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर इज एडेप्टेबल टू लोड सच एज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, इसमें इस्तेमाल होता है, ऑयल बर्नर्स में, ब्लोअर्स एंड अदर लोड्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिक्वायर मॉडरेट टॉर्क एंड कांस्टेंट स्पीड। वेरिएशन नहीं चाहिए, कांस्टेंट दरमियाना मतलब मीडियम वैल्यू टॉर्क चाहिए। तो उस किस्म के जितने लोड्स होंगे, ब्लोअर्स हो गया, बर्नर्स हो गए, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गए, और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमारे पास रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर इस्तेमाल होगी। ठीक है। अब इसका फिनोमिना देखते हैं जरा सा, इसको फिनोमिना को जरा हम देख लेते हैं। हमारे पास सप्लाई हुई, ऑन होगी, जैसा मैंने पीछे बताया था, VT, दिस इज कॉल्ड एज दी सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई। जब ये VT ऑन हुई तो हमारे पास दो फील्ड्स बन गई, एक हो गई डायरेक्ट एक्सिस फील्ड और एक कौन सी बन गई, फेज डिफरेंस की वजह से क्वाड्रेचर एक्सिस फील्ड। ये दो फील्ड्स बनी है, ये चूंकि इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज लीड द करंट एंड द फील्ड बाय एन एंगल ऑफ in practical, in ideal cases 90 degree, in some practical cases they lead by 70 degree, 75 degree or some less than value, this value। ठीक है। अब चूंकि R/X रेशियो की वजह से फेज डिफरेंस बना है, लिहाजा phi d और phi q का आपस का जो एंगल है, ये देखें दोनों का जो आपस का जो एंगल है वो 25 डिग्री और 30 डिग्री के दरमियान है। ठीक है। चूंकि 25 डिग्री एंड 30 डिग्री इज नॉट अ लार्ज डिफरेंस एंगल, सो दिस इज नॉट यूज्ड फॉर द एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर हायर वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है जी। जो हमारे पास टॉर्क इनकी वजह से पैदा होगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 130 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क पैदा होगी, दिस इज कॉल्ड एज ए स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क पैदा होगी किसके अंदर जी, मोटर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क पैदा होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगली बात, अब इसका छोटा सा फिनोमिना देखें, बाकी बात समझ आ जाएगी। हमारे पास ये मेन वाइंडिंग है डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई VT एंड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग RXAW। यहां पे रेजिस्टेंस को इग्नोर किया, उसकी वैल्यू स्मॉल होती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग दैट इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और आगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाया जिसे कहते हैं ट्रायक। डायक और ट्रायक ये कंट्रोल स्विचेस हैं, अब जब हमारे पास सप्लाई ऑन होगी
ऑक्सिलरी की वजह से R बाय एक्स और I बाय एक्स की वजह से फेज डिफरेंस पैदा होगा, जिसकी वजह से मशीन जो है वो रनिंग में आ जाएगी। हम देखेंगे कि जब मशीन 80% ऑफ स्पीड को पहुंच चुकी, इसका मतलब है सिंक्रोनाइजेशन को पहुंच चुकी है तकरीबन, अब इसकी जरूरत नहीं है ऑक्सिलरी वाइंडिंग की, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग की थी। अब ये साथ कनेक्टेड रहे तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कंजम्पशन करेगी ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, 80% स्पीड पे पहुंचकर जब सिंक्रोनाइजेशन जो स्टार्टिंग चाहिए थी हमने कर ली, तो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब ओपन होगा, सुन लें जी, सेंट्रीफ्यूगल जब स्विच ओपन होगा, कब ओपन होगा? ये ट्रायक का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये सिग्नल दे देगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच को। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्विच लगाया हुआ यहां पे से देगा, तो ये क्या करेगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऑन या ऑफ। ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ होगा तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग नजर आ रही है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। किससे? इस सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सर्किट को ओपन कर देगा, सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और अब किसके साथ कनेक्टेड रहेगी? सिर्फ और सिर्फ मेन के साथ, मेन वाइंडिंग के साथ। और मशीन आपकी मेन वाइंडिंग पे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जब आपने इसको ऑफ किया, दोबारा ऑन करेंगे, फिर ऑक्सिलरी कनेक्ट करेंगे, फिर सप्लाई देंगे, फेज डिफरेंस पैदा होगा 25 to 30 का, फिर सिंक्रोनाइजेशन में आएगी, दो फील्ड्स पैदा होंगी। जब 80% में पहुंचेगी फिर डिस्कनेक्ट करेंगे और ये मशीन अपने लोड्स को रन करती रहेगी। ठीक है, अब ये देखें कि जीरो सिंक्रोनस स्पीड जीरो थी, तो स्टार्टिंग टॉर्क जीरो स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड पे कितनी प्रोवाइड हुई है? 130 पे स्टार्टिंग हुई है। करते गए स्टार्टिंग होती गई गति। यहां देखें आप 70 to 80%। 80 पे जब पहुंची ना, 80 पे सिंक्रोनाइजेशन हो गई, यानी कि दो फील्ड्स के आपस में सिंक्रोनाइजेशन होगी और 80% स्पीड गेन कर ली। सिंक्रोनस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दी टॉर्क, परसेंट सिंक्रोनस स्पीड परसेंट रेटेड टॉर्क। तो हमने स्विच को क्या कर दिया? यहाँ पे ओपन किया। ये जो चेंज आपको नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्विच ओपन होगा तो एकदम ट्रांजिशन पैदा होगा इस स्पीड के अंदर। तो हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर थी, फिर रनिंग में जाएगी 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 और यहाँ पे 100% को पहुंचेगी। ठीक है, जब हमारे पास जीरो स्पीड थी उस वक्त लॉक रोटर टॉर्क, जो टॉर्क पैदा हो रहा था, दैट वाज अ स्टार्टिंग टॉर्क। द स्टार्टिंग टॉर्क वाज 130, इतना हाई टॉर्क था। लेकिन जब 100 पे पहुंची तो टॉर्क गॉट इक्वल टू जीरो हेयर। आप देखें 100 पे वैल्यू क्या आ रही है? टॉर्क की जीरो आ रही है। व्हाई? बिकॉज सिंक्रोनाइजेशन हो गई। अब सिंक्रोनाइजेशन हो गई तो टॉर्क की वैल्यू चली गई। तो टॉर्क पैदा क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ द रोटेशन। जब रोटेशन हो गई, सिंक्रोनाइजेशन हो गई, तो उस फोर्स की जरूरत ना पड़ी जो स्टार्टिंग करती थी। वो जो फोर्स थी शू के अंदर, वो रेस्ट पोजिशन से उसको मूवमेंट में लेके जाने की थी। फिर स्टार्टिंग पे हुई, फिर रनिंग पे आई। जब ये सिंक्रोनाइजेशन को पहुंच गई, 100% स्पीड को पहुंच गई, यानी कि दोनों स्पीड, रोटर की फील्ड और स्टेटर की फील्ड आपस में गेट सिंक्रोनाइज्ड हो गई, लॉक्ड हो गई आपस में। नॉर्थ पोल इज फॉलोइंग द साउथ एंड साउथ इज फॉलोइंग नॉर्थ। तो जब ये स्पीड को पहुंच गई तो अब तो मैग्नेटिक एक्शन की वजह से रोटेशन हो रही है, आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो गए, लॉक्ड भी हो गए। तो अब इस वैल्यू पे उस टॉर्क की वैल्यू ना रही, तो इस पे क्या हो जाएगी? जो जीरो की वैल्यू थी हमारे पास, इस पे टॉर्क पैदा हो रहा था, स्टार्टिंग था, रेस्ट पैदा, आपस में डिफरेंस आ रहा था दोनों की। एक स्टेटर की फील्ड तो पैदा हो रही थी पर रोटर की फील्ड रेस्ट पे थी, इस वजह से डिफरेंस पे टॉर्क पैदा हो रहा था। अब दोनों की फील्ड्स मूवमेंट कर रही हैं, डिफरेंस बिटवीन नहीं है, रेट ऑफ चेंज नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, करंट नहीं होंगे, करंट नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगी, फील्ड नहीं होगी तो टॉर्क नहीं होगी। तो 100 स्पीड पे टॉर्क क्या हो जाएगी? जीरो। ये इसका शॉर्ट फिनोमिना है। अब हमारे पास अगला जो फिनोमिना है फेज स्प्लिटिंग का, वो है कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर। यानी कि हम फेज स्प्लिटिंग का जो फिनोमिना इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ कैपेसिटर्स, बिकॉज ऑफ दी कैपेसिटर्स। हमारे पास 25 to 30 डिग्री का फेज डिफरेंस था रेजिस्टिव में, ठीक है जी, और हमारे पास यहां पर डिफरेंस बनता है 75 डिग्री टू 88 डिग्री या 90 डिग्री के हैं, तो उसका लार्ज डिफरेंस बन रहा है एज कम्पेयर टू। इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़े एप्लीकेशन के लिए जो लोड्स, स्पेसिफिक लोड्स हैं, उसके लिए ये रेजिस्टिव स्टार्ट होगा। उससे हायर एप्लीकेशंस जो होंगी 75 और 80 डिग्री 88 डिग्री, उसके लिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इस्तेमाल होगी। ये हम देख सकते हैं इसको। ये हमारे पास वही सप्लाई, ठीक है, फिर वही बात, मेन वाइंडिंग की फील्ड पैदा हुई है डायरेक्ट एक्सेस वाली, क्वाड्रेचर एक्सेस की फील्ड एक्सिलरी वाइंडिंग के क्रॉस पैदा हुई है AW। इसको डायरेक्ट भी कहें तो भी ठीक है, इसको क्वाड्रेचर कहें तो भी ठीक है, इसको मेन वाइंडिंग कहें तो भी ठीक है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहें तो भी ठीक है। तो पहले मेन वाइंडिंग का करंट IMW पैदा होगा और एक्सिलरी का
AW। अब ये VT से भी लीड कर गया, IAW या फाई AW सप्लाई से भी लीड कर चुका है, तो उसका वजह इतना लार्ज एंगल बन रहा है 88 डिग्री का। फॉर एग्जांपल 88 डिग्रीज का आप देख लें, ये पहले तो दोनों इस तरफ थे आपस में 30 डिग्री 25 का था, अब ये लीड कर गया वोल्टेज से भी, तो इसका मतलब है कैपेसिटर की वजह से लीड मिली है इसे, क्योंकि वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो करंट लीड करता है, तो करंट लीड करेगा कैपेसिटर में, तो इतना लार्ज दोनों करंट्स का आपस में एंगल बना है। ठीक है जी, जिसकी वजह से करंट्स का लार्ज एंगल बनेगा, तो जिसकी वजह से स्टार्टिंग टॉर्क हाई होगी। देख लें यहाँ पे 300 तक, वो 130 थी, ये 300 है, 2.5 टाइम्स या समथिंग इसके करीब इससे ज्यादा इसका स्टार्टिंग टॉर्क बन रही है। ठीक हो गया। अच्छा, मेन वाइंडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, उसके साथ ऑक्सिलरी के साथ कैपेसिटर लगा देंगे। ये स्पेसिफिक कैपेसिटर होगा जो लीड लैग पैदा करेगा, लीड पैदा करता है दो करंट्स के दरमियान, फेज डिफरेंस को ज्यादा लाता है। तो जब करंट इसमें से गुजरेगा तो फेज डिफरेंस ज्यादा पैदा होगा 88 डिग्री का, जिसकी वजह से दो फील्ड्स पैदा होंगी, जिसकी वजह से मूवमेंट होगी। 80% सिंक्रोनस स्पीड जब हो जाएगी उसकी रोटर की, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कंट्रोल के साथ ओपन हो जाएगा, तो ऑक्सिलरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ऑक्सिलरी डिस्कनेक्ट होगी तो जो जितनी भी मशीन थी वो मेन वायरिंग के थ्रू चलती रहेगी, इसकी जरूरत नहीं है। जब दोबारा ऑफ करके ऑन करेंगे, फिर ऑक्सिलरी को कनेक्ट करेंगे, फिर चलती रहेगी इस तरह। तो ये मुख्तसर सा फिनोमेना है। अब यहाँ पर इसका ग्राफ देख लें, ये परसेंट रेटेड टॉर्क है, परसेंट सिंक्रोनस स्पीड है, 0 पे स्टार्टिंग टॉर्क कितनी है 300 पे स्टार्ट हुई है, फिर और हाई जाएगी बिकॉज ऑफ लार्ज इनर्शिया, साइज बड़ा होगा इसका तो इनर्शिया भी होगा, इस वजह से इसकी वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है। जब ये 80 पे पहुंची तो अब इसको हमने जो है वो डिस्कनेक्ट करना है ऑक्सिलरी को। जो डिस्कनेक्ट करेंगे तो ट्रांजिएंट पैदा होगा, तो स्पीड के अंदर ये चेंज आई। उसके बाद रनिंग पे चलती रहेगी 100 पे जाके टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब स्टार्टिंग कर रहे थे एड्रेस था, रेट ऑफ चेंज था 300 था, जब 100 पे किया तो 0 हो जाएगा और रनिंग पे चलती रहेगी। फिर दोबारा करेंगे तो फिर दोबारा चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है जी कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर है। अच्छा, कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर में भी आगे दो किस्में हमारे पास आएंगी, तो यहां पर इनकी एप्लीकेशन जो है आपने पढ़नी है कि हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर किस किस एप्लीकेशंस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखते हैं पीछे, हाँ, दे आर वेल हाई स्टार्टिंग टॉर्क and good speed regulation of the capacitor start motor makes it well suited for applications to stokers, compressors, reciprocating pumps, large loads के लिए, उससे large के लिए, and other loads of similar characteristics. The motor offer no means for speed control from fixed frequency source, यानी कि एक हमारे पास प्री डिफाइंड लोड होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो उसको कैपेसिटर के साथ फेज डिफरेंस चाहिए, तो उस एप्लीकेशंस में हम इस्तेमाल करेंगे। रेजिस्टर जो है रेजिस्टिव स्टार्ट अपनी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। फिर दूसरी इसी में दो किस्में हैं, एक को कहते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर रन एंड कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर। दूसरा है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, यानी कैपेसिटर परमानेंटली लगा रहेगा, चाहे स्टार्टिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे एप्लीकेशंस को आगे कितने टाइम के लिए रन करना हो, कैपेसिटर विल नॉट बी रिमूव्ड, सो दैट इज कॉल्ड परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। लाजिम बात है वो थोड़ा सा लोड्स की सेंसिटिविटी होगी, जिसकी वजह से कैपेसिटर्स को फुल टाइम इसके अंदर कनेक्ट होना पड़ता है। जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, कनेक्ट देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल पंप, नो स्विच, नो ट्रैक, so this capacitor is permanently connected to the auxiliary winding, this is main winding, and they are connected to single phase supply through auto transformer। ये फेज डिफरेंस पैदा कर, ये सॉरी वोल्टेज का चेंज पैदा करता है, जितनी वोल्टेज चाहिए, जितना करंट चाहिए, और वो जो है इसकी वजह से डिफरेंस आएगा इसका, और मशीन इस पे चलेगी। दूसरी हमारे पास जो इसी की किस्म है वो है जी टू वैल्यू कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। एक रनिंग के लिए कैपेसिटर लगाएंगे और दूसरा एक स्टार्टिंग के लिए। तो स्टार्टिंग में दोनों कैपेसिटर होंगे, जब रनिंग की बारी होगी तो एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप की वजह से, और मोटर इसके साथ कनेक्ट होके चलती रहेगी। ये सिंपल इसका वो है। ये सर्किट्स आपको ज़बानी पता हो, ये मेन वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ठीक है जी, और जब ये 80% को फ्लो हो जाएगी, ऑक्सिलरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ, और ये कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट ही रहेगा, और ये हमारे साथ चलता रहेगा। यहाँ पे हमने इसकी देखना है कि इसमें जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने लिखा है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Permanents must utilize the permanently connected auxiliary containing a capacitor. There is no switch in the auxiliary. Permanently connected होगा, the value of capacitor for this type of motor is smaller than one used in capacitor start. ठीक है जी, ये तो सारी डिजाइन की बातें हैं. The primary field of application for permanent split capacitor motor is for shaft mounted fans. ये याद रखिए, shaft mounted fans used in unit heaters and for ventilating fans. Its speed may be varied by tapped on slide wire auto transformer. ऑटो ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया हुआ है, उससे वेरिएशन आ सकती है वोल्टेज की. और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय सॉलिड स्टेट कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी. Two value capacitor motor. A two value capacitor motor having the circuit provides a greater amount of capacitance for starting. स्टार्टिंग में ज्यादा कैपेसिटेंस प्रोवाइड होती है. जब स्टार्ट होगी 80% होगी तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करेंगे टू वैल्यू में और रनिंग चलता रहेगा फॉर रनिंग. दिस इनेबल्स अ ग्रेटर लॉक टोटल टॉर्क देन इज ऑब्टेनेबल विद द परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर एंड द रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस when running results in improved power factor, improved efficiency and higher breakdown torque. ये याद रखिएगा क्या क्या चीजें होती हैं ब्रेकडाउन टॉर्क, ये हम आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. यहां पर ये याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क इज कॉल्ड एज द ब्रेकडाउन टॉर्क. ठीक है जी. हायर टॉर्क्स पैदा करती है टू वैल्यू कैपेसिटर, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है. और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है बाकियों से. पावर फैक्टर भी इसके अंदर इंप्रूव होता है. इंप्रूव्ड पावर फैक्टर के लिए भी इस्तेमाल मतलब इसको इस्तेमाल करने से पावर फैक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट आती है. तो टू वैल्यू क्यों कहा, एक स्टार्टिंग एक रनिंग है, तो स्टार्टिंग में दोनों इस्तेमाल करेंगे और जब ये 80% स्पीड को बनेगा तो स्टार्टिंग वाले को डिस्कनेक्ट करेंगे और रनिंग वाला चलता रहेगा. ठीक है, ये इसके दोनों टाइप्स हैं, ये परमानेंट स्प्लिट टू वैल्यू और ये सिंपल कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर दैट कैन बी कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द सिंक्रोनस स्पीड. आगे हमारे पास जो लास्ट मोटर है उसे कहेंगे कि शेडेड पोल मोटर्स. क्या कहेंगे, शेडेड पोल मोटर्स. और यहां पर हमने एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया जी, इन्होंने ये बात डिस्कस की है, रिवर्सिंग द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की मूवमेंट को रिवर्स करना है तो आप उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देंगे या उस कनेक्शंस को पोलैरिटी को चेंज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जब करंट चेंज होगा उसकी फ्लो तो लाजिम बात है फील्ड जो पैदा होगी वो भी उसके ऑपोजिट होगी, उसकी मूवमेंट रिवर्स होगी. सो क्लॉकवाइज है, पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज चली जाएगी. शेडेड पोल मोटर्स, ठीक है जी, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए होती है. ठीक है जी, ये याद रख लें. इसको भी थोड़ा सा फिनोमेना है, छोटी साइज की मोटर है और इसमें जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि इस मोटर के अंदर, शेडेड पोल मोटर के अंदर फेज स्प्लिटर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता. क्या होता है, फेज स्प्लिटर डायरेक्टली इस्तेमाल इस मोटर में नहीं होता. इसमें मोटर में हम करते क्या है, हमारे पास एक होता है रोटर, ठीक है जी, और ये है आर्मेचर जिसे स्टेटर भी कहते हैं. हमारे पास स्टेटर है, दिस इज द स्टेटर. ठीक है जी, स्टेटर पे दो वाइंडिंग्स है, एक मेन वाइंडिंग है, ये देख रहे हैं आप, नीचे भी ये मेन वाइंडिंग बनी हुई है. ठीक है जी, और एक और वाइंडिंग लगाते हैं, उसको कॉइल कहते हैं. क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं. तो उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है शेडिंग कॉइल. शेडिंग कॉइल, ठीक है जी, शेडिंग कॉइल. ये एक कॉइल आप देख रहे हैं इधर वाउंड हुई है, एक कॉइल, और ये एक या दो टर्न्स के साथ आप देख रहे होंगे ये कॉइल इधर आई हुई है. तो इसका मतलब है कॉइल्स दो हो गई मेन स्टेटर पे, एक हो गई मेन वाइंडिंग, एक हुई शेडिंग कॉइल. यहाँ पे भी शेडिंग कॉइल, मेन वाइंडिंग. ठीक है, अब ये शेडिंग कॉइल के डिजाइन मेक्स अ डिफरेंस. ठीक है, फिर R/X मेक्स अ डिफरेंस. ठीक हो गया, और परमेबिलिटी इसकी कितनी है, फिर इसके अंदर इंडक्शन कितनी, सारी डिफरेंस मेक्स करती हैं. ये हमारे पास रोटर है और दिस इज सिंगल फेज सप्लाई दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट. ठीक है जी, अब जब सिंगल फेज को स्विच क्लोज होगा तो करंट विल फ्लो थ्रू द मेन वाइंडिंग. मेन वाइंडिंग से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मेन वाइंडिंग अपना फ्लक्स पैदा करेगी फाई मेन या फाई डी. ये मेन वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो पहले पैदा हुआ है डायरेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग, ये लीड करेगा. क्या करेगा, लीड करेगा. जब ये लीड करेगा और ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, ठीक है, उस वक्त शेडिंग कॉइल के अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी जीरो. एट दैट इंस्टेंट ईएमएफ जो इंड्यूस होगा शेडिंग कॉइल के अंदर दैट विल बी जीरो, बिकॉज देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द शेडिंग कॉइल. देयर इज नो you can say that rate of change, increase of rate of change in the shading coil. ठीक है, कॉइल है सिंपल ना, और ये तो हमारे पास टर्न्स है.
पहले ये इंक्रीज होगा, उस वक्त हमारे पास शेडिंग कॉइल के अंदर जो होगा फ्लक्स जीरो होगा। जब फाई मेन के अंदर करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुका होगा, जिसे हमने कहा था फाई डी इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90, जब ये पहुंच जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को, उस वक्त शेडिंग कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज के थ्रू, इंडक्शन के फिनोमेना के थ्रू, फील्ड के कट करने की वजह से शेडिंग कॉइल के अंदर फ्लक्स इंड्यूस होना शुरू होगा। जब यहां पर मैक्सिमम होगा, सुने, मैक्सिमम होगा, यहां पे शुरू होने लगेगा, इसका मतलब है ये मैक्सिमम पहुंच चुका, ये शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों के दरमियान में क्या बन गया, डिले बन गया, एक टाइम डिले भी आ गया। जितना टाइम चाहिए था इसको, वो तो मैक्सिमम था, उस वक्त इसमें जीरो था। अब जब यहां पे मैक्सिमम हुआ, इसमें जीरो था, फिर इसमें वेरिएशन आएगी, ये मैक्सिमम की तरफ जाएगा, तो आपस में इसमें क्या पैदा हो रहा है, देयर इज अ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस भी दोनों फील्ड के दरमियान पैदा हो रहा है, एक बात, और टाइम डिले भी पैदा हो रहा है। पहले ये फील्ड पैदा होती है, फिर कुछ टाइम बाद इस फील्ड में मैक्सिमम वैल्यू इंड्यूस हो रही होती है ईएमएफ की और फील्ड की। सो टाइम डिले एंड देयर इज अ फेज डिफरेंस that is produced in the armature because of this main winding and shedding coil produces two fields। ठीक हो गया, ये भी कह सकते हैं produces two fields, या ये कह सकते हैं कि this shedding coil produces a time delay phenomena between the main winding and the shedding coil। ठीक है जी, इस बात को यहीं पे डिस्कस करते हैं। इन अकॉर्डिंग्स विद द, ये शेडिंग कॉइल को क्या नाम प्रोवाइड किया होगा, स्टार्टिंग टॉर्क या ऑक्सिलरी कॉइल, जो भी नाम ले। इन अकॉर्डिंग विद लेंज़ेस लॉ द करंट इन द शेडिंग कॉइल सेट्स अप अ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड दैट प्रोड्यूस इट। ठीक, अपोज करता है, बिल्कुल सही है। दिस कॉजेज अ टाइम डिले इन द बिल्डअप ऑफ फ्लक्स इन द शेडिंग पोर्शन ऑफ द पोल फेस। ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें टॉर्क जो पैदा होती है फेज डिफरेंस की वजह से वो कम होती है। मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, पर्सन स्पीड है और ये टॉर्क, अब टॉर्क की वैल्यू 70 तक, एटलीस्ट में 60 से 70 तक इसकी वैल्यू है। ठीक हो गया, और चूंकि इसकी टॉर्क थोड़ी होती है, कम होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, लिहाजा उसकी जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे घड़ियां, क्लॉक्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स, वो जो कैसेट प्लेयर्स और ये दूसरे होते थे, रिकॉर्ड प्लेयर्स, स्मॉल फैंस, बाजू का जो गाड़ियों के अंदर छोटे पंखे लगे होते हैं, एंड अदर लोड्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक हो गया, इसमें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। लेकिन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को जरा गौर से देखें, 70 पे स्टार्टिंग है। अब 70 पे पीछे हमने जितनी भी पढ़ा है उसमें किसी की स्टार्टिंग नहीं थी, इससे सबसे कम स्टार्टिंग होती है, वैल्यू भी थोड़ी होती है, कह सकते हैं मैग्नीट्यूड कम है। इस वजह से इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगता, इसमें ऑन और ऑफ और फिर वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसको ऑपरेट करती है। लेकिन इसकी हम ये बात जरूर कह सकते हैं इसमें कि स्मॉल फॉर स्मॉल साइज इंडक्शन मोटर्स, फॉर स्मॉल साइज इंडक्शन मोटर्स, इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, ये जो
लिखा हुआ है, जरा गौर से देखें, ट्रांसफार्मर एक्शन। वजह क्या है, ट्रांसफार्मर एक्शन से क्यों कहा है शेडिंग पोल मोटर्स में ट्रांसफार्मर एक्शन होता है? बिकॉज ये जो प्राइमरी कॉइल हमारे पास है, ये जो कॉइल है हमारे पास, सॉरी, मेन वाइंडिंग की, इसे हम कह सकते हैं प्राइमरी, ठीक हो गया। शेडिंग कॉइल कह सकते हैं हम सेकेंडरी। ये में आर्मेचर की एक कोर आ गई, स्टेटर की दूसरी कोर आ गई, उसमें एक प्राइमरी हो गया, ये दूसरी